नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 18 जिसका नाम है जल और ऊर्जा संरक्षण। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी किस किस प्रकार से जल को संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इसी जल संरक्षण को करने के लिए कैसे कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा। देखिए, जल संसाधन का प्रबंधन। तो देखो, पानी के कुशल प्रबंधन और संरक्षण में निम्नलिखित 2 युक्तियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। जल के अपशिष्ट होने और घटने की कमी करनी चाहिए कि पानी अपना जो है वो दूषित ना हो, खराब ना हो या उसमें अपशिष्ट पदार्थ ना हो, उसमें अपन को क्या करनी चाहिए, कमी। जल के संग्रहण, प्रबंधन और सुधारित एकत्रीकरण में क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी करके हम इस जल संरक्षण को बढ़ा सकते हैं। पानी के बर्बाद करने में कमी। देखो, पानी को कैसे बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। अब इस पानी को मोटिवेशन की तो जरूरत नहीं है कि इसको मोटिवेट करके और इसको बर्बाद होने से बचा ले इसकी जिंदगी को। हमें ही मोटिवेट होना पड़ेगा और हमें ही इस जल की जिंदगी बचानी पड़ेगी क्योंकि हम इस पर क्या है, निर्भर है। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे वार्तालाप करनी पड़ेगी और उनमें चेतना जागृत करनी पड़ेगी। अब इस चेतना को कैसे जागृत किया जा सकता है? अखबारों के माध्यम से किया जा सकता है, टेलीविजन है, रेडियो है, अगर अपन बात करें नुक्कड़ नाटक है, इन सभी के माध्यम से लोगों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेतना जागृत कर सकते हैं। पहले बड़े नुक्कड़ नाटक होते थे, ऐसी एक मंडली होती थी और वो किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या करते थे, उसके बारे में एक जो है कहानी का एक शीर्षक उनका होता था और उस कहानी को वो परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इन सभी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, अखबारों, रेडियो और टेलीविजन जैसे विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा इस चेतना को जागृत किया जा सकता है। इसको करने के अन्य तरीकों में लघु नाटकों, नुक्कड़ नाटकों व भाषणों की भूमिका भी हो सकती है। तो हम इन संचार माध्यमों के द्वारा, इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यमों के द्वारा क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर चेतना जागृत कर सकते हैं। कोई भी सरकारी अथवा एजेंसी जो कि आपके क्या करती है, पानी के मीटरों को लगाती है, उनको ये जिम्मेदार होना चाहिए कि वो ठीक तरीके से इन पानी के मीटरों को घरों में लगाए। तो जो कि आपके पानी के मीटरों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, उसे कुशल ढंग से चलने वाले मीटरों को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। अगला है, अगर जो आपके नल है, नहाने के शावर है, उसमें बहाव के नियंत्रक ऐसी जो है नलों का प्रयोग करें, ऐसे शावरों का प्रयोग करें, टॉयलेट में फ्लश करने वाली ऐसी चीजों का अपन प्रयोग करें जिससे कम मात्रा में क्या हो, आपका पानी का बहाव हो। कम मात्रा में पानी प्रयोग करने वाले टॉयलेट के फ्लश भी पानी के प्रयोग को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों के माध्यम से इस जल को हम सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। पानी के पाइपों में किसी भी लीक करते भाग की तुरंत, अगर मान लीजिए कि कोई भी पाइप है वो लीक कर रहा है, पानी वहां से बह रहा है, तो अपन को तुरंत उसकी पहचान करके उसकी मरम्मत करनी चाहिए जिससे पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सके। घर के बाग, बगीचों व पार्कों को सुबह पानी देना चाहिए, शाम को देर से पानी देना चाहिए जिससे आपके जो वाष्पीकरण की मात्रा है वो क्या रहे, कम रहे। क्योंकि अगर आप दिन में पानी देंगे तो वो पानी जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। तो इसीलिए शाम को देर से पानी देना चाहिए जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या रहे, धीमी रहे। क्लियर? खेतों की सिंचाई व जमीन के नीचे के पानी का पुनर्भरण का मुख्य स्रोत आपके क्या है, वर्षा। तो जब वर्षा होती है तो उस पानी को क्या है कि जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर उस पानी को अपन क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं।
क्योंकि वर्षा साल के 3 महीनों तक ही होती है, अतः वर्षा के पानी को क्या कर लेना चाहिए, एकत्रित कर लेना चाहिए, फिर उस पानी को अपन विभिन्न प्रयोग में ला सकते हैं। संग्रहण एकत्रीकरण, जमीन के नीचे के पानी का पुनर्भरण और पानी का संचयन कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में देखिए। जमीन के नीचे के पानी का पुनर्भरण, बाढ़ के पानी को जल भरण यानी कि जमीन के नीचे के पानी के टैंकों में गहरे गड्ढे और खाइयों के माध्यम से डाला जा सकता है। अब ये जो टैंकों में ये बाढ़ का पानी जा रहा है उसको नियमित रूप से साफ करना चाहिए, अदरवाइज वो पानी जो है वो गंदा हो जाएगा, उसमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर वो हम प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। तो टैंकों व नहरों की सफाई क्या होनी चाहिए, नियमित रूप से होनी चाहिए। छोटे टैंकों व परिस्रवण टैंकों को उपयोग में न आने वाले पानी के बचाने और जमीन के पानी का पुनर्भरण करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। छोटे टैंकों को खेतों में मॉनसून से पूर्व की जोताई भूमि के वाष्प के संरक्षण में सहयोग देता है। अगर मॉनसून से पहले ही खेत की जोताई कर दे तो यहाँ पर वाष्प के संरक्षण में भी आपके क्या होगा, सहयोग होगा। आगे देखिए, नालों का पानी, प्रयोग हुआ पानी इत्यादि जमीन के अंदर के पानी को छानने व परिस्रवण करने के लिए गड्ढों, खाई खोदकर गहरे गड्ढों में भरा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वो जो पानी है उसका पुनर्भरण होगा। भूमिगत जल का पुनर्भरण वर्षा के जल का एकत्रीकरण व उपयोग करके किया जा सकता है। तो अगर हम इस वर्षा के पानी को एकत्रित कर ले तो क्या हम जो भूमिगत जल है उसका पुनर्भरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका प्रदूषित जल का उपयोगी रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रदूषकों को हटाना। तो अगर मान लीजिए कोई जल जो है वो आपका गंदा है, प्रदूषित है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। विभिन्न उपचारों के माध्यम से उस जल को हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रयोग में लाने योग्य बना सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें ना वाहित मल उपचार की, तो उसमें भी क्या होता है कि जो वाहित मल है उसको नहरों में छोड़ दिया जाता है, नदियों में बिना उपचारित किए छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके जल निकाय है वो गंदे हो जाते हैं। तो उन नहरों में, नदियों में छोड़ने से पहले उस वाहित मल को क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। तो देखो, फॉस्फेट, नाइट्रेट व अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने से प्रदूषित जल को विकासशील कवक व पानी पर तैरते हुए जलकुंभी भी साफ करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जलीय पौधों का प्रयोग बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो हम ये जो जल है, गंदा पानी है, उसको क्या करके उपचारित करके प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की। तो आपके यहाँ पर 2 योजनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, गंगा एक्शन प्लान और आपके यमुना एक्शन प्लान। देखो, कई भारतीय नदियां बुरी तरीके से प्रदूषित हैं और इसका कारण क्या है, हम इंसान। हम कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत इमोशंस है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब अपने इमोशन खो चुके हैं, क्योंकि हम जितने भी जल स्रोत है उनको हमारे तरीके से क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, ऊपर से उनको गंदा कर रहे हैं। हम अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन ये प्रकृति भी हमारा घर है, हम इसको क्यों नहीं साफ रखते हैं। इस प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जल स्रोत है, जितने भी आपके वन हैं, वो सब हमारे घर का हिस्सा है, फिर भी हम उनको संरक्षित नहीं रखते हैं, उनको सुरक्षित नहीं रखते हैं। इसका मतलब है कि हम कितने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर उनका पानी मानवीय प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है। उद्योगों और नदी के किनारे बसे शहरों से निष्कासित, अब देखो घरों से और ये जो जितनी भी आपकी बड़े बड़े उद्योग है उनसे निकला हुआ कचरा क्या है, सीधे नदियों में बहा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों का पानी गंदा हो रहा है और वो हमारे किसी काम का ही नहीं रह रहा। तो निष्कासित वही अधिकतर प्रदूषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है, और इसी के लिए यहाँ पर ये जो प्लान्स है वो बनाए थे।
नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा कई विशाल योजनाओं की शुरुआत की गई है। दो मुख्य कार्य योजनाएं इस प्रकार है। पहला है आपका गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है आपका यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है, गंगा भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। आपने देखा होगा कोई भी जब शुभ कार्य करते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करते हैं, यानी कि हम उसको कितना पवित्र मानते हैं। हम कहते हैं कि इतना पवित्र है कि इसको हम हर एक चीज में भगवान के कार्य में काम में ले सकते हैं, लेकिन उसी को हम क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। यह 2525 किलोमीटर लंबी है। ये इस नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण उसके किनारे के पास में उपस्थित उद्योग और शहरों द्वारा निष्कासित अनौपचारिक, यानी कि उस पानी को क्या नहीं किया जा रहा, उस कचरे को उपचारित नहीं किया जा रहा, मल जल अपशिष्ट व उद्योगों से निकलने वाला क्या है, वही पदार्थ है। तो जो वाहित मल है उसको यूं ही उसके अंदर बहा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी नदियां है वो क्या हो रही है, गंदी हो रही है। गंगा एक्शन प्लान अपने प्रकार की पहली महत्वाकांक्षी योजना है। सन 1993 में इस कार्य योजना का पहला चरण समाप्त हुआ था। अब बात करते हैं यमुना एक्शन प्लान की, तो उसको निम्नलिखित नारे के साथ अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। क्या नारा था इसके लिए? यमुना को स्वच्छ बनाना है, हम सबको हाथ बटाना है, क्योंकि हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो हम इस कार्य को भली भांति संपन्न कर पाएंगे। और यमुना गंगा नदी से निकलने वाली ही एक क्या है, मुख्य उप नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जल को साफ करने के लिए, नदियों को साफ रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये योजनाएं बनाई गई। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो आज की इस क्लास में हमने बात की है कि किस तरीके से हम जल को प्रदूषित होने से, किस तरीके से हम इस जल को संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।